चावड़ा सर लेक्चर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम 12th फिजिक्स में अध्याय 1 पढ़ रहे थे और हमने इसके पहले वीडियो में अक्षीय स्थिति तक पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बिना देर करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति की जो परिभाषा होती है वो होती है जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है द्विध्रुव अक्ष के निरक्षीय रेखा पर स्थित होता है, तो बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। तो देखिए डेफिनेशन इसकी, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है द्विध्रुव अक्ष के निरक्षीय रेखा पे में स्थित होता है, तो उस बिंदु को विद्युत के सापेक्ष या द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। तो ये हो गई निरक्षीय स्थिति की परिभाषा कि जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है द्विध्रुव अक्ष के निरक्षीय रेखा में स्थित होता है, तो उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अब हम निरक्षीय स्थिति का व्यंजक पढ़ेंगे। तो देखते हैं निरक्षीय स्थिति का व्यंजक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए, एक ए बी विद्युत द्विध्रुव लिया, जैसे उसमें भी लिया था। एक ए बी क्या है? विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी कितनी है? 12 है। इससे मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, याद रखना, एक ए बी विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है।
जिसके बीच की दूरी 2l है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैं इसे बढ़ा देता हूँ। प्लस वाला मैंने पहले भी बताया था, बाहर की ओर जाता है तो ये E1, माइनस वाला अंदर की ओर आता है तो ये E2, और ये परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी आपकी E हो जाएगी। एक कोण थीटा यहाँ बनेगा, एक कोण थीटा यहाँ बनेगा, उसी के रिफ्लेक्स से दोनों कोण यहाँ पे भी बनेंगे। तो ये हो गया आपका डायग्राम। डायग्राम के थ्रो थ्योरी लिख देते हैं। थ्योरी वही जो मैंने अक्षीय स्थिति में लिखी थी, लगभग सेम है, सिर्फ शब्द का थोड़ा सा अंतर होगा। सबसे पहले जो उसमें लिखा था वही लिख देता हूं। मैंने लिया था मान लो ए बी एक विद्युत द्विध्रुव, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2l है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l है। दोनों के बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमको इस डायग्राम के ऊपर कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सेम वैसे ही लिख लिया जैसा उसमें लिखा था। यहाँ पे निरक्षीय स्थिति डाल दिया बीच में एक शब्द। अब वही पॉइंट ए से शुरू करते हैं। तो किस पे? बिंदु ए पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती है? E1 होती है। वही फॉर्म आएगा इसमें भी, 1/4πε0 Q अपॉन, और दूरी वही है AP का स्क्वायर। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट समीकरण 1 इसको दे देता हूँ, AP का मान अभी नहीं रख रहा हूँ। उसके बाद सेकंड देखते हैं। अभी कौन सा था? बिंदु A लिया था, अब हम ले रहे हैं बिंदु B पर। तो बिंदु B पर माइनस Q आवेश के कारण, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी हो जाएगी? E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन BP का स्क्वायर। तो एक हो गई AP,
क्योंकि हम जानते हैं एक की दूरी है एपी, इसलिए एपी, दूसरे की दूरी कितनी है बीपी, इसलिए ये बीपी हो जाएगी। तो ये दोनों दूरियां निकल गई कितनी, एपी और बीपी। चूंकि एपी और बीपी ऐसे है, अब ऐसे है तो दोनों की दूरियां समान होगी, एक त्रिभुज बन रहा है। तो एपी और बीपी क्या है, दोनों बराबर है, क्योंकि E1 और E2 बराबर है। तो E1 बराबर E2, दैट मीन्स AP बराबर BP। ठीक है, अब हम निकालते परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता E बराबर, अब इसमें याद रखना कोण है इसलिए cos थीटा लेना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं E1 प्लस E2 और cos थीटा। यहाँ पे बहुत सारी बार 2 थीटा अपॉन 2 भी लिखते हैं, वापस 2 से 2 कट जाते तो थीटा ही बचता है। 2 थीटा अपॉन 2 इसलिए लेते हैं क्योंकि दो जगह कोण बन रहा है, पर मैंने यहाँ पे 2 थीटा अपॉन 2 नहीं लेते हुए डायरेक्ट ले लिया cos थीटा। E1 प्लस E2 cos थीटा। तो E बराबर हो जाएगा, E1 और E2 दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों E1 हो जाएंगे और क्या हो जाएगा cos थीटा। तो E बराबर हो जाएगा आपका 2E1 cos थीटा। तो 2E1 cos थीटा। अब E1 का मान है हमारा 1/4πε0 Q अपॉन AP का स्क्वायर और cos थीटा। अब देखना यहाँ पे दो मान चाहिए, एक तो AP का मान चाहिए और एक cos थीटा का मान चाहिए। तो सबसे पहले AP का मान देखते हैं। AP क्या है, AP उस त्रिभुज का कर्ण है, और कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। देखो इस चित्र में ये एपी क्या है, ये कर्ण है। अगर इस त्रिभुज की बात करूं मैं, छोटा वाले की, त्रिभुज AOP की बात करें तो इसमें एपी क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको आप अभी यहीं रन दो, इस लाइन को हटा देते हैं। एपी हो जाएगा आपका एपी का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, मतलब ये L और ये R, ठीक है, लंब और आधार। तो OP का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, तो हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा क्या, इसका AP का स्क्वायर का मान। अब इसी त्रिभुज से cos थीटा का मान निकालेंगे। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार तो हमको पता है L है, पर कर्ण अभी हाल हमने निकाला, कर्ण का स्क्वायर निकाला है, मतलब AP का स्क्वायर निकाला है कितना, L स्क्वायर और R स्क्वायर। तो उस पर रूट लग जाएगा तो कर्ण हो जाएगा। तो हम यहाँ से AP का मान निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपका कर्ण, AP बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो आपका cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार आपका कितना है, L है, और कर्ण कितना है, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहां से यहां तक का 2-3 बार इसको देखना, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहली बार में किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आता है। और वीडियो को स्किप करते करते कभी भी मत देखना फिजिक्स के डेरिवेशन में। तो यहां से वापस बताता हूं कि हमको चाहिए क्या था, AP का वर्ग चाहिए था। हमने एक त्रिभुज लिया, त्रिभुज कौन सा, OAP में, त्रिभुज OAP में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा के AP का वर्ग निकाल लिया। फिर हमको cos थीटा चाहिए था। cos थीटा मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या था, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा हमारा L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये दोनों मान हम, ये वाला और ये वाला मान, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा देखना, ये हो जाएगा E बराबर 2 इंटू 1/4πε0 Q अपॉन AP का मान है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा का मान है L अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखो ये तो हो गया 2QL ऊपर वाला, तो ऊपर वाले को तो लिख देते हैं 2QL, और नीचे वाला हो जाएगा आपका एक बार है और एक बार आधा है, और एक और आधा 1.5 होता है, 1.5 मतलब 3/2। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। तब अपन इसको क्या करेंगे,
इसमें मान लेंगे जैसे पिछले वाले डेरिवेशन में माना था 2QL बराबर कितना, 2QL बराबर P, ये हम जानते हैं। और L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो L को त्यागने पर, और L को त्याग देंगे तो आपका फाइनल डेरिवेशन हो जाएगा E बराबर 1/4πε0, 2QL की जगह P, R² L² की जगह L को हटा देंगे तो हो जाएगा R का स्क्वायर और पावर 3/2, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 P अपॉन घात 2 से घात 2 कैंसिल तो बचेगा R³। ये हो जाएगा आपका यही अभिष्ट व्यंजक है निरक्षीय स्थिति का, यही अभिष्ट व्यंजक है। पूरा व्यंजक एक बार पूरा व्यवस्थित रूप से देखना। सबसे पहले हमने क्या करा, निरक्षीय स्थिति की परिभाषा लिखी है कि जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है द्विध्रुव अक्ष के निरक्षीय रेखा में स्थित होता है तो उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। फिर मैंने चित्र बनाया था कि कोई एक विद्युत द्विध्रुव है ए भी, जो +Q -Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। फिर उसके बाद हमने इसी से इक्वेशन 1 बनाई कि बिंदु A पर +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन AP का स्क्वायर। जैसे इक्वेशन 1 बनी आपकी, वैसे ही उसी इक्वेशन के सपोर्ट से इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी बिंदु B के लिए। तो बिंदु B के लिए इक्वेशन नंबर 2 बनी। चूंकि AP और BP की दूरी दोनों की बराबर थी तो परिणामी तीव्रता हमने E बराबर E1 + E2 और cos थीटा लिया। E1 और E2 दोनों सेम माने और E1 E2 को अपन ने E मान लिया, तो आपकी समीकरण हो गई। उसके बाद जैसे ही आपका मान आया तो हमने इस मान के लिए 2 मान की जरूरत थी, एक AP और एक cos थीटा। उसके लिए अपन ने त्रिभुजी वाला लिया, उसी से AP का स्क्वायर भी निकाला और उसी से cos थीटा के 2 मान निकाल लिए अपन ने। ये दोनों मान, एक ई वाला और एक ई वाला, 2 ही मान निकाले हैं और दोनों मानों को इक्वेशन नंबर ऊपर वाली में रख दिया है। जैसे ही मान रखा तो ऊपर बन गया 2QL और नीचे हो गया उसकी पावर 3/2। 2QL और 3/2 हुआ। 2QL को हम मानते हैं P और L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो आपका फाइनल डेरिवेशन ही आ जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।